इस वक्त दुनिया की नजरें नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर टिकी हुई हैं। वेनेजुएला से सटे समुद्री इलाके में हालात तेजी से युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ युद्धपोत दिखाई दे रहे हैं और हर गुजरते घंटे के साथ हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अब तक यह टकराव सिर्फ अमेरिका और रूस के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब भारत की एंट्री ने पूरी वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वेनेजुएला से सटे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इस वक्त जो तस्वीर उभर रही है वह किसी साधारण नौसैनिक गतिविधि से कहीं आगे निकल चुकी है। यह अब एक ऐसे वैश्विक शक्ति संघर्ष का संकेत दे रही है जिसमें हर लहर के नीचे सस्पेंस छिपा है और हर रडार सिग्नल आने वाले बड़े टकराव की आहट दे रहा है। बीते कुछ घंटों में जिस तरह से चारों तरफ युद्धपोतों की तैनाती हुई है उसने पूरे अटलांटिक को मानो एक चलता फिरता युद्ध क्षेत्र बना दिया है। एक तरफ अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर पूरे इलाके को कवर कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने जवाबी कदम उठाते हुए न सिर्फ अपना सबसे बड़ा युद्धपोत बल्कि अपनी सबसे खतरनाक एंटी वार सबमरीन को भी इस रणनीतिक क्षेत्र में रवाना कर दिया है। और यहीं से कहानी में सस्पेंस गहराना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब यह टकराव सिर्फ दो महाशक्तियों तक सीमित नहीं रह गया है। अब तक यह माना जा रहा था कि अटलांटिक में आमने सामने अमेरिका और रूस खड़े हैं। एक तरफ अमेरिकी नौसैनिक वर्चस्व की परंपरा और दूसरी तरफ रूसी सैन्य ताकत का आक्रामक प्रदर्शन। लेकिन जैसे ही भारत के युद्धपोतों की एंट्री की खबर सामने आई, पूरी दुनिया के रणनीतिक समीकरण अचानक बदलते हुए दिखाई देने लगे। भारत की मौजूदगी न सिर्फ सैन्य संतुलन को प्रभावित करती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि यह संकट अब वैश्विक राजनीति के एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ उस घटना को बताया जा रहा है जो करीब 24 घंटे पहले सामने आई थी, जब रूस से जुड़े एक शिप जिसे वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की ढुलाई में इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर अमेरिकी कमांडो ने धावा बोला और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। यही वह चिंगारी थी जिसने पूरे नॉर्थ अटलांटिक को सुलगा दिया, क्योंकि इस कार्रवाई को रूस ने सीधे सीधे अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों पर हमला माना। इतना ही नहीं, इस शिप के साथ साथ अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के पास खड़े कई अन्य जहाजों पर भी कब्जा किए जाने की खबरें सामने आईं। इन जहाजों में सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों से जुड़े फ्लोटिंग स्टोरेज शिप शामिल बताए जा रहे हैं। और ये वही जहाज थे जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए किया जा रहा था। ऐसे में सवाल अब यह नहीं रह गया कि किसने किस पर कब्जा किया, बल्कि यह बन गया है कि अगला कदम कौन उठाएगा। जैसे जैसे खबरें सामने आती गईं, यह साफ होता गया कि अमेरिका ने एक नहीं बल्कि 22 रूसी जहाजों को अपने नियंत्रण में लिया है। इसके साथ ही रूस के भीतर से जवाबी कार्रवाई की आवाजें तेज होती चली गईं। मास्को के लिए यह सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं थी, बल्कि एक खुला संदेश था कि वॉशिंगटन किसी भी हद तक जा सकता है। यहीं पर रूस ने वह कदम उठाया जिसने इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। रूस ने खुले तौर पर अपने सैन्य संसाधनों को अटलांटिक में झोंक दिया और साथ ही भारत से मदद की अपील कर दी। यही वह मोड़ है जिसने इस संघर्ष को त्रिकोणीय बना दिया। भारत की एंट्री को लेकर सस्पेंस इसलिए भी गहरा है क्योंकि भारत न तो इस क्षेत्र का प्रत्यक्ष पक्षकार है और न ही उसका वेनेजुएला के तेल व्यापार से कोई सीधा सैन्य टकराव जुड़ा हुआ है। लेकिन वैश्विक टोपरेमेडी किसी बारबेकी संबंधा की बात बड़ी करीब बने लगातार। कूटनीति में भारत की भूमिका अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित नहीं रही है। भारत अब एक संतुलनकारी ताकत के रूप में उभरकर सामने आया है और यही कारण है कि रूस की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। इस पूरे सिनारियो में भारत के युद्धपोतों की मौजूदगी को लेकर कई तरह के संकेत निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे स्वतंत्र नौवहन की सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे रूस के साथ रणनीतिक सहयोग के संकेत के तौर पर पढ़ रहे हैं। वहीं अमेरिका इसे अपनी समुद्री रणनीति के लिए एक नई चुनौती के रूप में देख रहा है। नॉर्थ अटलांटिक में इस वक्त जो माहौल है वह किसी शतरंज की बिसात जैसा बन चुका है, जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही है, क्योंकि एक भी गलत कदम पूरे क्षेत्र को खुले संघर्ष की आग में झोंक सकता है। अमेरिका जहां अपने सहयोगियों को एक सख्त संदेश देना चाहता है, वहीं दुनिया सांस रोककर अगली चाल का इंतजार कर रही है। जैसे जैसे अटलांटिक की लहरों पर युद्धपोतों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकती जा रही हैं, क्योंकि यह साफ होता जा रहा है कि यह टकराव सिर्फ वेनेजुएला या क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह उस नई विश्व व्यवस्था की झलक है जहां महाशक्तियां सीधे टकराने से पहले ताकत, संदेश और गठबंधनों का प्रदर्शन करती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि क्या यह हाई वोल्टेज ड्रामा सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहेगा या फिर कोई ऐसी चिंगारी भड़केगी जो अटलांटिक को एक बड़े संघर्ष का गवाह बना देगी। क्योंकि इतिहास गवाह है कि समुद्रों में शुरू हुए ऐसे टकराव अक्सर पूरी दुनिया की दिशा बदल देते हैं। और वेनेजुएला से सटे
नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इस वक्त जो खामोशी और तनाव एक साथ मौजूद है, वह इस बात का संकेत है कि खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। एग्ड क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकलकर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी हर खबर और हर अपडेट आप तक सबसे पहले और बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ पहुंचती रहे। बता दें कि रूस इस वक्त पूरी तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वेनेजुएला तट के पास चौतरफा घिर चुका है। रूस के युद्धपोत भी इस वक्त इस सागर में पहुंचने के साथ ही रणनीतिक दबाव में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि रूस को अब बड़े सहयोग की जरूरत पड़ रही थी, और इसी बीच रूस की तरफ से भारत को लेकर बहुत बड़ी मदद की अपील की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने तुरंत रूस की मदद को ध्यान में रखते हुए अपने युद्धपोत इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पहुंचा दिए हैं, जिसके बाद से मामला और भी ज्यादा भड़क के चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में अब हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की एंट्री को लेकर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क चुके हैं। उन्होंने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी देते हुए एक तरफ सीधे तौर पर भारत को चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से भारतीय युद्धपोतों की अटलांटिक ओशन में एंट्री को लेकर भी सीधी वार्निंग जारी कर दी गई है। ट्रंप का कहना है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम से और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वेनेजुएला तट से अपने युद्धपोतों को दूर रखे, वरना कार्रवाई बहुत बड़ी होगी और इस कार्रवाई की चपेट में भारत भी शामिल हो सकता है। लेकिन इस वक्त मामला और भी ज्यादा पेचीदा तब हो गया है जब भारत और रूस एक बार फिर से साथ उतर चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरे हालात, क्या पूरी स्थिति इस समय बनती हुई नजर आ रहे हैं, ई है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या निकलकर सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय नौसैनिक फ्लीट का अचानक से उतर जाना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े डर का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर समग्रता में देखा जाए तो यह साफ होता है कि हम एक ऐसे अत्यंत संवेदनशील और बहुध्रुवीय भू राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं, जहां शक्ति संतुलन, रणनीतिक संदेश और मनोवैज्ञानिक दबाव तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वेनेजुएला के तट के आसपास बना यह कथित संकट केवल एक समुद्री तैनाती भर नहीं रह जाता, बल्कि यह वैश्विक व्यवस्था की नींव को हिलाने वाला संकेत बनकर उभरता है। इस परिदृश्य में रूस का कथित रूप से चारों ओर से घिर जाना, उसके युद्धपोतों का रणनीतिक रूप से फंस जाना और फिर भारत से सहयोग की अपील, ये सभी घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस जिस तरह से वैश्विक स्तर पर दबाव में आया है, उसका असर अब यूरोप तक सीमित नहीं रहा है। रूस के लिए वेनेजुएला केवल एक मित्र राष्ट्र नहीं, बल्कि अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में मौजूद एक रणनीतिक प्रवेश द्वार है। और यदि वहां रूस की नौसैनिक मौजूदगी पर संकट आता है तो यह सीधे सीधे अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की उसकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ऐसे में भारत की एंट्री को जिस तरह से एक निर्णायक मोड़ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वह अपने आप में कई स्तरों पर व्याख्या की मांग करता है। क्या भारत वास्तव में एक सक्रिय सैन्य सहयोगी की भूमिका में उतर रहा है, या यह केवल एक प्रतीकात्मक संतुलनकारी और कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? भारत की विदेश नीति का ऐतिहासिक चरित्र देखें तो वह खुले सैन्य टकराव से बचते हुए रणनीतिक स्वायत्तता और मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित रही है। लेकिन इस काल्पनिक परिदृश्य में भारतीय नौसैनिक बेड़े का नॉर्थ अटलांटिक तक पहुंचना दुनिया के लिए एक असहज संदेश बन जाता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि भारत अब केवल हिंद महासागर तक सीमित शक्ति नहीं रहना चाहता, बल्कि वह वैश्विक समुद्री संतुलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। यहीं से अमेरिका की प्रतिक्रिया को समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता के राजनीतिक स्वभाव में भाषा, आर्थिक धमकी और सैन्य चेतावनी तीनों एक साथ चलती हैं। और 500% टैरिफ जैसी बातों को यदि शाब्दिक सत्य न भी माना जाए तो भी इसे एक अत्यधिक आक्रामक आर्थिक संकेत के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य भारत को यह याद दिलाना है कि वैश्विक व्यापार और सुरक्षा संरचना में अमेरिका की पकड़ अब भी कितनी मजबूत है। ट्रंप की चेतावनी कि भारत अपने युद्धपोतों को अटलांटिक से दूर रखे वस्तुतः एक रेड लाइन खींचने जैसा है। यह केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि उन सभी उभरती शक्तियों के लिए संदेश है जो अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में सैन्य या रणनीतिक दखल देने की सोच सकती हैं। लेकिन मामला तब और जटिल हो जाता है जब भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और भू राजनीतिक समझ को सामने रखा जाता है, क्योंकि भारत के लिए रूस केवल एक साझेदार नहीं, बल्कि हथियारों, तकनीक और रणनीतिक संतुलन का एक अहम स्तंभ रहा है।
और ऐसे में रूस को पूरी तरह अकेला छोड़ देना भारत की दीर्घकालिक रणनीति के खिलाफ जाता है। इस पूरे परिदृश्य में वैश्विक प्रतिक्रिया भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यूरोपीय देश जहां एक और किसी भी बड़े सैन्य टकराव से बचने की कोशिश करते हुए डी एस्केलेशन की बात करेंगे, वहीं चीन इस स्थिति को चुपचाप लेकिन गहराई से देखेगा, क्योंकि यदि भारत अटलांटिक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो कल को यह मिसाल बन सकती है कि भारत प्रशांत या अन्य क्षेत्रों में भी अपनी नौसैनिक पहुंच बढ़ाए, जो चीन के दीर्घकालिक समुद्री हितों के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। लैटिन अमेरिकी देशों के लिए यह पूरा घटनाक्रम एक असहज स्थिति पैदा करता है, क्योंकि वे पहले ही अमेरिका और रूस के प्रभाव के बीच संतुलन साधने की कोशिश करते रहे हैं, और भारत जैसी तीसरी बड़ी शक्ति की सक्रिय मौजूदगी उनके क्षेत्र को एक संभावित वैश्विक टकराव का मंच बना सकती है। सबसे बड़ा डर यही है कि इस तरह की तैनातियां और धमकियां यदि बयानबाजी से आगे बढ़कर वास्तविक सैन्य टकराव की ओर जाती हैं, तो इसका असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति, बीमा बाजार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति सब कुछ इसकी चपेट में आ सकता है। भारतीय नौसैनिक बेड़े की अचानक एंट्री को इसलिए भी डर के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह उस अनलिखे नियम को तोड़ने जैसा प्रतीत होता है, जिसके तहत अटलांटिक को मुख्यतः नाटो और अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र माना जाता रहा है, और जैसे ही कोई बाहरी शक्ति वहां अपनी सैन्य क्षमता दिखाती है, पूरी सुरक्षा संरचना में बेचैनी फैल जाती है। अंततः यह पूरा घटनाक्रम, चाहे वह वास्तविक हो या एक विश्लेषणात्मक परिकल्पना, इस बात को रेखांकित करता है कि दुनिया अब शीत युद्ध के पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही, बल्कि एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रही है जहां कई शक्तियां एक दूसरे की सीमाओं को परख रही हैं, चेतावनियां दे रही हैं और अपने अपने हितों के लिए जोखिम उठाने को तैयार दिखाई दे रही हैं। और इसी अनिश्चितता, इसी तनाव और इसी शक्ति संघर्ष के माहौल में नॉर्थ अटलांटिक, वेनेजुएला का तट, भारत और रूस की भूमिका आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाली है। दोस्तों, इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशन में न सिर्फ रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं, बल्कि यहां बहुत बड़ी खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कई देशों के गुटों में टूटन शुरू होती दिखाई दे रही है। एक तरफ रूस के साथ कई देशों का गुट साफ तौर पर उतरता नजर आ रहा है, जहां रूसी युद्धपोत को लेकर अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाई पर न सिर्फ रूस ने बल्कि भारत और चीन ने भी 24 घंटे पहले खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है और सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के ऐसे फ्लोटिंग शिप्स को इस वक्त अपने कब्जे में लिया गया है। यहां तक कि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इनमें वे फ्लोटिंग यूनिट्स भी शामिल हैं जो भारत के लिए वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की सप्लाई लाइन को पूरी तरह कंट्रोल करती थी। इसी वजह से भारत ने इसका विरोध करते हुए अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बड़ा मुद्दा बना दिया है। एक तरफ जहां यह मामला यूएन में गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन इस वक्त पूरी तरह से नौसेना की सैन्य छावनी में तब्दील हो चुका है। एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत, दूसरी तरफ रूसी फ्लीट, रूस के तमाम बड़े युद्धपोत और अब भारत की तरफ से भी युद्धपोतों का पहुंच जाना इस पूरे घटनाक्रम को एक नई जंग का सीधा न्योता या फिर एक बहुत बड़ी चेतावनी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच रूस ने साफ शब्दों में अमेरिका को डायरेक्ट चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका भारत या रूस के किसी भी युद्धपोत पर कार्रवाई करने की कोशिश करता है या फिर जल्द से जल्द कब्जे में लिए गए जहाजों को नहीं छोड़ता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जिस तरीके से 24 घंटे पहले अमेरिकी नौसेना की तरफ से रूसी युद्धपोत पर कब्जा किया गया, उसे रूस ने एक बहुत बड़ा ऐलान और उकसावे की कार्रवाई माना है। रूस इस पर बड़ा एक्शन ले चुका है। रूस की नौसैनिक फ्लीट इस वक्त बड़ी संख्या में रवाना हो चुकी है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन से लगभग 250 नॉटिकल माइल की दूरी तक पहुंच चुकी है। इसका साफ मतलब यह निकाला जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की एंट्री भी इस पूरे घटनाक्रम में होती हुई दिखाई दे रही है। वेनेजुएला के तट पर उभरता हुआ यह पूरा घटनाक्रम अब सिर्फ एक क्षेत्रीय समुद्री विवाद या क्रूड ऑयल की कथित तस्करी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह धीरे धीरे एक ऐसे बहुस्तरीय भू राजनीतिक संघर्ष का रूप लेता जा रहा है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे वैश्विक शक्ति केंद्र सीधे या परोक्ष रूप से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि अगर इस पूरे मामले को गहराई से देखा जाए तो भारत के लिए इसमें छिपे रणनीतिक फायदे, जोखिम और अवसर तीनों एक साथ सामने आते हैं। वेनेजुएला लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार वाले देशों में गिना जाता रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों, आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता के चलते उसका तेल निर्यात हमेशा विवादों में रहा है और इस खाली जगह को सबसे पहले चीन ने भरा।
चीन ने न सिर्फ वेनेजुएला को भारी भरकम कर्ज दिया बल्कि उसके बदले लंबी अवधि के लिए क्रूड ऑयल की सप्लाई सुनिश्चित की। इसी वजह से चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया। यही कारण है कि मौजूदा घटनाक्रम में अगर सबसे बड़ा आर्थिक झटका किसी देश को लगा है तो वह चीन है, क्योंकि वेनेजुएला के तट पर अमेरिकी कमांडो की मौजूदगी और रूसी जहाजों पर कब्जे जैसी खबरें सीधे सीधे उस आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डालती हैं जिस पर चीन की ऊर्जा सुरक्षा का एक अहम हिस्सा टिका हुआ है। चीन की रणनीति हमेशा से यही रही है कि वह खुले सैन्य टकराव से बचते हुए आर्थिक और कूटनीतिक साधनों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाए। शायद यही वजह है कि वह इस पूरे मामले में फिलहाल सार्वजनिक रूप से बलि को सिर उनको बढ़ा रहे, वह कूटनीतिक साधनों के जरिए अहद शांत और संतुलित बयान दे रहा है। न तो रूस के पक्ष में कोई तीखा स्टेटमेंट और न ही अमेरिका के खिलाफ खुला मोर्चा, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी एंट्री के संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि चीन जानता है कि अगर वेनेजुएला के तेल पर उसका नियंत्रण कमजोर पड़ता है तो उसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका पर अपनी निर्भरता और बढ़ानी पड़ेगी, जो उसके लिए रणनीतिक रूप से जोखिम भरा साबित हो सकता है। दूसरी तरफ रूस की स्थिति भी बेहद दिलचस्प और तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका का यह दावा कि रूसी झंडे वाले जहाज अवैध तरीके से वेनेजुएला से क्रूड ऑयल ले जा रहे थे, इस पूरे टकराव की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बुनियाद बनता हुआ नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक कानूनी या आर्थिक आरोप नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे रूस की संप्रभुता और उसकी वैश्विक साख को चुनौती देता है। जब अमेरिकी कमांडो किसी ऐसे जहाज पर उतरते हैं जिस पर रूस का झंडा लगा हो और उस पर कब्जा कर लिया जाता है, तो इसे एक तरह से रेड लाइन क्रॉस करना माना जाता है। और यही कारण है कि रूस ने लगभग तुरंत ही उस इलाके के बेहद करीब अपनी बड़ी नौसैनिक फ्लीट की तैनाती कर दी, ताकि संदेश साफ जाए कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। चंद नॉटिकल माइल की दूरी पर आमने सामने खड़ी अमेरिकी और रूसी नौसैनिक ताकतें अपने आप में शीत युद्ध के दौर की याद दिलाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार टकराव का केंद्र यूरोप नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका और अटलांटिक महासागर है। इसी बीच भारत की एंट्री इस पूरे समीकरण को और ज्यादा जटिल बना देती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होता है। जय हिंद।